हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान नारगवानी और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की अबाउट द इंट्रोडक्टरी थिंग्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत से लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बहुत ब्रीफ में जाना। अब हम बात करेंगे उनके बारे में ही पर डीप में घुस के। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस आता है वो है न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आर ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस जॉब ऑफ द बॉडी। तो जो भी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, उसे उस शेप में और उस हालत में रखते हैं जिस स्टेज में वो है, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे प्रोसेसेस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये हमें एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। चाहे हम बैठे हों या फिर हम लोग सो रहे हों या कुछ कर रहे हों, तब हर वक्त हमको ये न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। चाहे हम सो भी रहे हैं, हम फिज़िकली कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोते वक्त भी ये न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वेल बीइंग के लिए। ऑलराइट, अब ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है? तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो फूड है वो हमें एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है, और उस एक्सटर्नल सोर्स जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसे कहते हैं फूड। जब वो इंटरनली हमारे बॉडी में चला जाता है तो हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब लिविंग बीइंग्स ये न्यूट्रिशन लेती कैसे हैं? तो हम लोगों को पता है कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर कार्बन बेस्ड। ये हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। तो इसीलिए जो फूड है वो भी कार्बन बेस्ड ही ज़रूरी है। और ये कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी में मिलते हैं, और जो ये कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन निर्धारित करते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरीक़े का होता है। सबसे पहला टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो जैसे कि सुनने से ही पता चल रहा है, ऑटो यानी कि सेल्फ। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ही सिंपल कार्बन सब्सटेंसेस से जो है अपना खाना बनाते हैं, और सिंपल कार्बन सब्सटेंस में भी आता है CO2। तो ये CO2 प्लस वाटर को यूज़ करके जो है अपना खाना बनाते हैं। अब CO2 और वाटर, जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी इस कैटेगरी में आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स तो क्या हुए? ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल कार्बन सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑलराइट, अब ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिन जिन ऑर्गेनिज्म का ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इसमें क्या क्या आते हैं हमारे? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम इसी को और डीप में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो है हेटरोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स।
सिंपल। और ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस लेते हैं। ओके और इसीलिए इन लोगों को ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि इनकी बॉडी उसे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस हैं ये ब्रेक किए जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी ही क्रिएट करती है। तो हेटरोट्रॉफिक जो वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बन सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली इन ऑटोट्रॉफ से ही आता है। जो भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं या तो वो हर्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे या ओमनिवोर्स होंगे। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, बिकॉज उनका मेन फूड होता है यही ग्रीन प्लांट्स, और वो ग्रेजिंग एनिमल्स उसमें आते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया। फिर आते हैं कार्निवोर्स, वो इनडायरेक्टली इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, बिकॉज जो कार्निवोर्स होते हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स को खाते हैं और ग्रेजिंग एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इन डिटेल। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो ऐसे होती है। तो ये इसकी पूरी जो है रिएक्शन होती है, जिसमें जैसे कि हमने कहा CO2 और वाटर के यूज़ से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज बनता है। दिस इज ग्लूकोज। यही वो सब्सटेंस है जिसके थ्रू जो प्लांट है उसको अपना खाना मिलता है। ओके, और ये है O2 और H2O। O2 इज़ अ बाय प्रोडक्ट जो हमको पता है कि प्लांट्स अपने स्टोमेटा के थ्रू निकालते हैं। दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में निकलता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ही सर्वाइव कर पाते हैं। देन ग्लूकोज जो है, अब ये ग्लूकोज तो बन गया, अब यूटिलाइज भी हो गया, पर ऐसा नहीं होता है कि सारा का सारा ग्लूकोज बना और फिर यूटिलाइज हो गया। तो कुछ ग्लूकोज को जो प्लांट है वो स्टोर करके रखता है, जिससे कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आगे जाके वो उसे यूज़ कर पाए। तो ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये ग्लूकोज एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। सबको पता ही होगा ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, और इसी के थ्रू जो इमरजेंसी सिचुएशन है उससे ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। और यही काम स्टार्च करता है, और स्टार्च जो है वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर प्लांट को एनर्जी देता है। सो दिस वॉज द बेसिक जो इसकी रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल इज़ एक्चुअली अ पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट की एक ऑर्गेनेल होती है, ऑर्गेनेली जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स। तो जिन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन प्लांट्स जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ, और ये हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है।
तो जिन भी प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस होगी तो उनमें बेसिकली क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होगा और इसीलिए वो ग्रीन नहीं दिखेंगे। और भी आपने बहुत से प्लांट्स देखे होंगे जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, जैसे कि क्रॉटन्स होते हैं, वो कम्प्लीटली ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, उनमें कुछ पैचेस होते हैं जो ग्रीन होता है, बाकी वो या तो ब्राउन होते हैं या येलो होते हैं या वाइट होते हैं, तो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं होते। जहाँ पर वो ग्रीन नहीं है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर बेसिकली सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो ये ऑर्गेनेली है वो नहीं होती है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली तीन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इज़ द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट। तो सबसे पहले होता है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट हमने ट्रैप कर ली। फिर उसके बाद सेकंड आता है विच इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। फिर इसका थर्ड स्टेप आता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू ग्लूकोज। इज रिड्यूस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू ग्लूकोज विच इज़ द लास्ट स्टेप। और इन दोनों स्टेप्स के बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो अभी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले सनलाइट आई, क्लोरोप्लास्ट ने उसको ट्रैप किया, फिर उसी सनलाइट की मदद से जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो गया। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में। अब आपको क्या कैसे याद रहेगा कि रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में? रिड्यूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिड्यूस मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर CO2 जो है, अब ऐसे याद रखो रिडक्शन तब होता है जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पे C के साथ H भी आ गया, तो यानी कि कार्बन का रिडक्शन हो गया। ऑलराइट, सो ये तीन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अब ये जो स्टेप्स हैं ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं, अब डेज़र्ट में सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है इनके वाटर कंजर्वेशन की, क्योंकि डेज़र्ट में पानी इज़ नॉट अवेलेबल ना। तो फिर जो डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं उनको ऐसा मैकेनिज़्म ऑब्टेन करना पड़ता है कि उनका वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम से कम हो। तो तब वो क्या करते हैं, वो अपने लीव्स की जो स्टोमेटा होता है उसे रात को ही खोलते हैं, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं होता है। तब वो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे एक इंटरमीडिएट फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि सुबह जैसे ही लाइट आए तो वो ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है अटेम्प्ट कर पाए, और फिर उस जो उन्होंने इंटरमीडिएट फॉर्म बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको फिर वो लेटर उसमें और प्रोसेसेस होते हैं और फिर वो ग्लूकोज बन जाता है। तो इस तरीके से वो अपना जो है स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम और ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली एक्टिविटी के बारे में, जो कि है टेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की ज़रूरत होती भी है, या फिर क्लोरोफिल जो कहा जाता है कि इसका ये काम है वो उस काम करता भी है। तो क्लोरोफिल की इम्पोर्टेंस जांचने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है वेरीगेटेड लीव्स। तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्लांट चाहिए होता है जिसकी लीव्स जो है वो वेरीगेटेड हों। अब वेरीगेटेड से क्या मतलब है? वेरीगेटेड यानी कि जैसे कि लीफ है, जैसे कि ये लीफ है, तो ये लीफ जो है वो पूरी की पूरी ग्रीन नहीं होगी,
पैचेस में, जैसे कि यहाँ 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 पे कहीं ग्रीन होगी, ये कम्प्लीटली ग्रीन नहीं होगी। तो ये ऐसी जो लीव्स होती हैं, जैसे आपने मनी प्लांट की लीव्स देखी होंगी या क्रॉटन्स जो आते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं ये वेरीगेटेड होती हैं। तो हम लोग इस टाइप की लीव्स जो है क्लोरोफिल के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्लोरोफिल वाले एरिया पे अलग दिखते हैं और जो नॉन क्लोरोफिल एरिया है, जो नॉन ग्रीन पार्ट है, उस पर अलग दिखते हैं। इसलिए हम वेरीगेटेड लीव्स लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आ सकता है कि वेरीगेटेड लीव्स ही क्यों ली जाती हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि जब एक्सपेरिमेंट के एंड में जो रिजल्ट हम देखते हैं वो ग्रीन पोर्शन पर अलग दिखता है और नॉन ग्रीन पोर्शन पर अलग दिखता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। पर वहाँ तक अभी नहीं जाते हैं, अभी हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो हमने एक वेरीगेटेड प्लांट ले लिया जिसके पास वेरीगेटेड लीव्स हैं। अब उसमें हम लोगों को स्टार्च कंप्लीटली ख़त्म करना होता है। उसके अंदर जितना भी स्टार्च है उसको यूटिलाइज़ कराने के लिए हम 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए जो प्लांट है उसे आइसोलेशन में रखते हैं इन डार्क। तो किसी अंधेरी सी जगह में उसे आइसोलेट कर देते हैं, वो भी 2 से 3 दिन के लिए। अब उन 2 से 3 दिनों में क्या होगा, उसमें जितना भी स्टार्च है ना वो सब यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी स्टार्च अब यूज़ हो गया, अब थर्ड स्टेप, उसे उठाएंगे और 6 घंटे के लिए फॉर 6 आवर्स जो है हम लोग सनलाइट में रख देंगे। जब इसे सनलाइट में रखेंगे तो फिर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलने लगेगा, फिर उसमें स्टार्च भी बनने लगेगा। फिर 6 घंटे बाद हम लोग क्या करेंगे, हम एक लीफ निकालेंगे, एक लीफ प्लक करेंगे और उसे ट्रेस कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेपर है, उसमें प्रॉपरली उस लीफ को ट्रेस करेंगे विद जो उसके ग्रीन पोर्शन है और उसके नॉन ग्रीन पोर्शन है वो भी ट्रेस करेंगे। जैसे कि ये इसके ग्रीन पोर्शंस हो गए तो इसमें से जी लिख देंगे और ये नॉन ग्रीन पोर्शन हो गए, ठीक है। तो अब हमने इस लीफ को इस तरह ट्रेस कर लिया। अब क्या करेंगे, 4th स्टेप है, उसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने से वाटर में बॉईल करेंगे, ठीक है। तो वाटर में बॉईल करने से क्या होगा, उसके जितने भी सेल्स होंगे ना वो सब डेड हो जाएंगे। तो ये स्टेप क्या करें, इट विल किल ऑल द सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद 5th स्टेप में हम उसे इथिलीन यानी कि एल्कोहल में, इथेनॉल बोलने वाली थी वैसे तो मैं, एल्कोहल या फिर इथेनॉल सेम चीज़ होती है। एल्कोहल में उसे बॉईल करेंगे। अब वो कैसे, ऐसे एक डिश ले लेंगे, इसके अंदर लीफ डाल लेंगे, ठीक है। ये सेम लीफ है ये वाली, ठीक है। इस लीफ को इस पूरे के पूरे डिश को उबलते हुए पानी के ऊपर रख देंगे। अब जैसे डबल बॉयलर सिस्टम होता है ना, ये यहाँ पर पानी है और यहाँ पर फायर है, ठीक है। यहाँ पर फायर है, ये पानी है। अब ये पानी जब उबलेगा तो ये स्टीम बनेगी और स्टीम से ये जो डिश है वो गर्म होगी और अल्कोहल इवेंचुअली बॉयल होने लगेगा। अल्कोहल एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो इसलिए उसे डायरेक्टली आप गैस के ऊपर नहीं रख सकते, उसे सीधा बर्नर पे नहीं रख सकते। इसीलिए डबल बॉयलर जो मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे करके गर्म होता है। और जब वो बॉयल होने लगे तब आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी लीफ है वो पेल पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना भी क्लोरोफिल होगा ना, इथिलीन में बॉईल करने से वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जो लीफ है वो पूरी की पूरी पेल लगने लगेगी। तो इसीलिए हम उसको इथिलीन में बॉईल करते हैं। अब जो पूरी लीफ वो एक जैसी दिखेगी, पूरी पेल कलर की, पेल मतलब दिखेगी वो, ठीक है। अब इस पे हम लोग करेंगे स्टार्च टेस्ट।
स्टार्च टेस्ट में क्या करते हैं, सिंपली हम उस लीफ को लेंगे और उसके ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन लगाएंगे। आयोडीन की खासियत क्या होती है, आयोडीन जो है जब भी स्टार्च के ऊपर आयोडीन डाला जाता है तो वो ब्लू ब्लैक टर्न कर जाता है, लेकिन अगर उसमें स्टार्च नहीं होगा तो लीफ जो है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो जब इसके ऊपर आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो देखोगे कि जिस जिस पोर्शन में क्लोरोफिल था, जैसे कि यहाँ पे जहाँ ग्रीन पार्ट है वहाँ पर क्लोरोफिल था, तो वहाँ पे वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी और बाकी पोर्शंस में वो ब्राउन कलर दिखेगा। तो इससे ये पता चलता है दैट क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल था तभी फोटोसिंथेसिस हुआ तभी स्टार्च प्रोड्यूस हुआ तभी वही जगह है जहाँ पर स्टार्च था या जहाँ पर क्लोरोफिल था वहाँ पे वो ब्लू ब्लैक टर्न कर गया और उसने स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिया। सो इससे हम लोगों ने पता लगाया दैट क्लोरोफिल इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं अबाउट टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए अगेन हम लोगों को सबसे पहला स्टेप है टू सिमिलर साइज्ड प्लांट्स चाहिए होंगे। ओके, जैसे कि हमने पहले भी सनलाइट के लिए हमें लिया था, सिमिलर साइज प्लांट्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट कंडीशन है और दूसरी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, तो फिर हम लोगों को 2 प्लांट्स चाहिए होंगे जो सिमिलर साइज़ के हों। फिर दूसरा है उनके अंदर स्टार्च निकाल देंगे, जैसे कि हम करते हैं 2 to 3 days आइसोलेशन। अब इसके अंदर से सारा का सारा स्टार्च ख़त्म हो चुका है। फिर नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, उसे अगेन सनलाइट में रखना है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट में तो रखेंगे लेकिन उन्हें एक स्टैंड पे रखेंगे। जैसे ये स्टैंड है और यहाँ पे हमारे प्लांट है। यही सिमिलर प्लांट हमारे पास यहाँ है। अब ये दोनों प्लांट हैं हमारे पास, पर हम लोग डिफरेंट क्या करेंगे, इस वाले प्लांट के इस पार्ट में यहाँ पर एक डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। अब ये यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जहाँ पर भी होगा वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या करेंगे, हम इसे एक बेल जार से कवर कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ओके, और यहाँ पे जो इसके एक कॉर्नर्स है ना, पूरा इसको सील कर देंगे थ्रू वैसलीन, और यहाँ भी इसको ऐसे सील कर देंगे, ठीक है, ताकि बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड ना आ पाए। अब अगर देखें तो यहाँ इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये जो KOH होगा ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि यहाँ पर हमने KOH नहीं रखा है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। तो जब ये ऐसा हम लोग 6 घंटे के लिए फॉर 6 आवर्स हम लोग रख देंगे और फिर इन दोनों के अंदर हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। फिर हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा कि इसके अंदर जो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ वो हुआ ही नहीं, वो सिग्निफिकेंट था ही नहीं इतना, कि इसमें स्टार्च का इतना सिग्निफिकेंट जो है फॉर्मेशन नहीं हुआ, जबकि इसमें स्टार्च का प्रॉपर फॉर्मेशन हुआ होगा। और वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था। सो दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ KOH रखने से सारी बात चेंज हो जाती है, क्योंकि KOH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरी एक्टिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको KOH के फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, सो टेक केयर। अब एक और बात कर लेते हैं कि जो प्लांट है वो किस तरह से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट के पास होते हैं गार्ड सेल्स।
जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे बी शेप के होते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग, इनको गार्ड सेल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे गार्ड। तो गार्ड सेल्स इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये है स्टोमेटा, और गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जब जो प्लांट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो ये गार्ड सेल्स जो हैं वो अपनी टर्जिडिटी मेंटेन करके रखते हैं, वो बिल्कुल टर्जिड फॉर्म में रहते हैं, जिससे कि इनकी शेप इस तरह से बनी रहती है। तो जो स्टोमेटा है वो ओपन रहता है, तो ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, ऑक्सीजन जा सकती है, ईजिली जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का। लेकिन इन केस जो प्लांट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब नहीं चाहिए, या फिर जो गार्ड सेल्स हैं ये टर्जिड रहते हैं थ्रू वाटर, इनके अंदर वाटर रहता है जिससे कि ये सेल्स टर्जिड बने रहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर प्लांट के केस में अगर उसके पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उसे ऑब्वियसली वाटर बचाना है, क्योंकि ये स्टोमेटा आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। तो इसी स्टोमेटा से वाटर लॉस भी हो रहा है, तो उस वाटर लॉस को कम करने के लिए जो गार्ड सेल्स हैं वो अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देते हैं, और वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो जब उन्होंने टर्जिडिटी लूज़ कर ली, तो ये जो स्टोमेटा है इसका साइज ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, और ये जो ट्रांसपिरेशनल जो लॉस होता है वाटर का वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए गार्ड सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो और ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। अगर प्लांट को अपनी टर्जिडिटी मेंटेन करके रखनी है कि वो खिला खिला लगे, तो ट्रांसपिरेशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस वजह से गार्ड सेल भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आज हम लोगों ने पढ़ा अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और मैं ज़रूर आंसर करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसमें हम लोग बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उसमें जो ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, और टिल देन stay safe and keep learning.